हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास की शुरुआत हम कहानी से नहीं कर रहे हैं। आज की क्लास की शुरुआत हम रीडिंग स्किल से करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि रीडिंग स्किल का मतलब क्या होता है। रीडिंग स्किल का अर्थ होता है कि किसी भी भाषा में, सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं है, किसी भी भाषा में अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका क्या भाव क्या है, वो कहना क्या चाहता है, चाहे वो ठोस रूप में या छुपे हुए भाव में कहना क्या चाह रहा है, उसी को हम कहते हैं रीडिंग स्किल। यानी ऑथर ने जो लिखा है वो आप समझ जा रहे हैं और उसके कहने का जो भाव है, कुछ छुपा हुआ अर्थ, इसे हम कहते हैं रीड बिटवीन द लाइंस। ये अगर आप समझ ले रहे हैं तो इसका मतलब ये आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है। अच्छा, जो बच्चे पहले से पढ़ते आए हैं इंग्लिश, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जिन्होंने शुरुआत की है अभी इंग्लिश पढ़ने की, तो उनको मैं सजेशन देना चाहूँगी कि आप पहले इजी चीज़ें पढ़िए। देखिए कि गूगल पे या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे या कुछ बुक्स ले लीजिए जो बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई हो और उनको समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार कह रही हूँ, आंखें वर्ड्स देख ले रही हैं, ये रीडिंग नहीं है। रीडिंग का मतलब होता है कि आप उसे समझ ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड रीडिंग स्किल। अब अगर हम बात करें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर एग्जाम में इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं तो रीडिंग स्किल का क्या क्या योगदान है या क्या क्या पोर्शन है जो रीडिंग स्किल के तहत आता है। तो रीडिंग स्किल में जो सबसे पहले तो एग्जाम में, लगभग सारे ही एग्जाम में जो है वो पैसेज बहुत ही प्रोमिनेंट है। बहुत सारे एग्जाम में, जैसे अगर हम सीडीएस की बात करें तो काफ़ी पैसेज आ जाते हैं, 2-3 पैसेज। एनडीए में भी पैसेज रहता है, सीजीएल सीपीओ इनमें भी पैसेज हैं। यानी हर एग्जाम में पैसेज पोर्शन तो है ही। और इसके अलावा, पैसेज के अलावा पैराजम्बल ये बहुत बड़ा पोर्शन है हर एग्जाम में। एनडीए, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल सब में पैराजम्बल अलग अलग आता है। बैंकिंग में तो बहुत ही बड़ा एक सेक्शन रहता है पैराजम्बल का, जिसे बच्चे कई बार पीक्यूआरएस भी कहते हैं, पीक्यूआरएस। और क्या है रीडिंग स्किल पे बेस? तो क्लोज टेस्ट भी हर एग्जाम में, अगर आप अलग अलग एग्जाम का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो हर एग्जाम में क्लोज टेस्ट भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और इसके अलावा फिलर्स भी, सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स, ये भी अलग अलग एग्जाम में आते हैं। हालांकि बहुत सारे टीचर, मैं किसी को भी कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे टीचर ऐसा क्लेम करते हैं या बताते हैं कि ट्रिक्स होती हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि इन सारे टॉपिक पे ट्रिक भी तभी काम करता है जब आपको पहले रीडिंग स्किल आती हो। देखिए, जैसे हम मैथ्स में ट्रिक तभी अप्लाई कर पाते हैं जब हमें बेसिक मैथ्स आती हो। जिसको बेसिक मैथ्स ही नहीं आती, जैसे मुझे नहीं आती मैथ्स, तो अगर मैं ट्रिक लगाने लगूंगी तो कुछ भी नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मुझे बेसिक मैथ्स ही नहीं आती है। सेम यही है कि इंग्लिश में अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक रीडिंग आती है, तभी आप ट्रिक भी अप्लाई कर पाएंगे, जो हम सीखेंगे ट्रिक। लेकिन मैं फिर से बता दूं, ट्रिक तभी यूजफुल होगा जब आपको पहले बेसिक रीडिंग आएगी। अब हम सबसे पहले जो हम अपनी क्लासेस में शुरू करेंगे वो हम करेंगे, पहले हम थोड़ा पैसेज के बारे में बात करेंगे। और बिलीव मी कि पैराजम्बल हो या पीक्यूआरएस, क्लोज टेस्ट, फिलर, सब स्टेप बाय स्टेप सीखा जाता है। सबका एक खास तरीका है। अगर आपने उस तरीके को फॉलो किया तो आप धीरे धीरे इन सारी चीज़ों पे काफ़ी जो है वो एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं पैसेज की। अब अगर आप कभी भी पैसेज पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पैसेज या कोई भी चीज़ पढ़ते वक्त अपनी मैक्सिमम इंद्रियों को वहाँ पर फोकस रखें। आंखें पैसेज पढ़ रही हैं, कान कुछ और सुन रहा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है, तो फिर बार बार हम पढ़ते हैं और बच्चे कहते हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आता, मैम मैं पढ़ता हूँ तो 4 लाइन पढ़ने के बाद मुझे पता नहीं चलता कि क्या क्या लिखा था 4 लाइन में। दीज आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम। आपको थोड़ी जो अपनी इंद्रियों को थोड़ा
जो है वो एकाग्र करना पड़ेगा। उसी चीज को देखिए भी, उसी चीज को सोचिए भी, उसी चीज को सूंघिए भी, उसी चीज को सुनिए भी, तब शायद आपको वो चीज बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। जो एग्जाम में जो पैसेज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मेन आइडिया। मेन आइडिया देखिए, कोई भी जो ऑथर कुछ भी लिखता है तो सबसे पहले जो उसका मेन उद्देश्य होता है कि उस जो उसने एक पैरा, 2 पैरा, 4 पैरा, नॉवेल, स्टोरी जो भी लिखी है, आखिर उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उस कहानी, उस पैसेज के द्वारा वो कहना क्या चाहता है, दैट इज कॉल्ड मेन आइडिया। मेन आइडिया से जो क्वेश्चन आते हैं वो आता है, कई बार एग्जाम पूछता है कि पैसेज का थीम क्या है, कई बार पूछता है पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए था, कई बार पूछता है कि what author wants to say, ऑथर कहना क्या चाहता है, ऑथर wants to say, कई बार कहता है कि इसमें मैसेज क्या दिया गया है। ये सब हम तभी बता पाएंगे जब हम पैसेज को पढ़ेंगे कि आखिर पैसेज कहना क्या चाह रहा है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो पैसेज में जो लाइनें लिखी हुई हैं उसी से हमें समझ में आ जाता है, और कई बार हमें उसके पीछे का भाव समझना पड़ता है। देखिए, एक वर्ड है आईक्यू। आईक्यू लेवल का मतलब ही यही होता है कि आप किसी भी चीज के पीछे के भाव को कितना समझ लेते हो, यानी किसी भी चीज पे हम दिमाग कितना दौड़ा लेते हैं। कई लोग सही जगह पे दौड़ाते हैं, कई लोग गलत जगह पे दौड़ाते हैं, लेकिन दिमाग दौड़ाना इज इक्वल टू योर इंटेलिजेंस और योर आईक्यू। तो मेन आइडिया में हम ये पता करते हैं कि थीम, टाइटल या ऑथर कहना क्या चाह रहा है, इसे हम कहते हैं मेन आइडिया। मेन आइडिया पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं अलग अलग एग्जाम में। अगला आता है हमारे पास जो पैसेज से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड पेक एंड हंट। पेक एंड हंट, यहाँ पर मैंने पिक नहीं लिखा है, ये पेक है। पेक का मतलब होता है फोड़ना और हंट का मतलब होता है ढूंढना। ढूंढना, पेक फोड़ना और हंट ढूंढना। आप पैसेज फोड़िए और आंसर ढूंढिए। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो स्कूल में ज़्यादातर बच्चे ऐसा ही करते हैं कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर ढूंढते हैं। यस, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है वो डेट या नेम या किसी इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको, अगर आपने पैसेज पूरा नहीं भी पढ़ा तो भी आप जो है वो आंसर ढूंढ सकते हैं। जो थर्ड आता है हमारे पास अगला, दैट इज कॉल्ड इन्फर। और आजकल के एग्जाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, इन्फर। नाउ व्हाट इज इन्फर? इन्फर का मतलब होता है कि आपको जो लाइनें, जो पैसेज दी गई हैं, आप इस पैसेज पर अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं और फिर निकालते हैं एक कंक्लूजन, और यही होता है इन्फर। इन्फर, किसी भी चीज़ पर हम कितना अपना दिमाग अप्लाई कर लेते हैं और लॉजिकल ब्रेन अप्लाई करते हैं, वही हमारा मेन इंटेलिजेंस होता है। और इसीलिए आजकल एग्ज़ाम इस टाइप के क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो जोर देते हैं। अगर आप बैंक पीओ का पेपर देना चाह रहे हो, मैं बार बार कहती हूँ कि बैंक पीओ इज़ इक्वल टू कैट। अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम ये कहें कि एसएससी और बैंक एक होते हैं तो नहीं। हाँ, एसएससी में हम बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन बैंक पीओ के लिए फिर थोड़ा हमें एडवांस इंग्लिश भी पढ़ना पड़ता है। अगर हम बात करें इन्फर की, तो आजकल सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, आईएएस का जो सीसैट का पेपर होता है, इन सब में इन्फर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। यानी पैसेज पे आपको लॉजिक अप्लाई करना है और फिर बताना है कि what is the conclusion, that is called what is the inference of the passage या infer of the passage। जो अगला आता है हमारे पास पैसेज पे क्वेश्चन, that is style। स्टाइल या टोन।
अगर हम टोन पे, आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर हम टोन की बात करें तो जब हम बातचीत करते हैं तो आदमी की आवाज़ से हम ये समझ लेते हैं कि आदमी गुस्से में है, व्यंग कर रहा है या हंसी के मूड में है। लेकिन जब लाइनें लिखी हुई हों तो ये कैसे पता करें कि भाई ये ऑथर का मूड कैसा था, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए फिर हम कुछ शब्दों को देखते हैं कि किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं, उस पर फिर हम थोड़ा दिमाग अप्लाई करते हैं और तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ऑथर का मूड ऐसा रहा होगा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आपने वर्ड लर्न किए, तो देखिए मैं कितने प्यार से पूछ रही हूँ। अगर मैं कहूँ वर्ड लर्न किए तो मैं थोड़ा गुस्से में बोल रही हूँ। यानी कि आवाज़ से हम टोन पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर लिखा हुआ हो तो फिर हम वर्ड्स या स्ट्रक्चर देखकर हम ये पता करते हैं कि उसका टोन क्या होगा। देन देयर इज स्टाइल, लिखने की अलग अलग शैली होती है और कई बार ऑथर क्रोनोलॉजिकल स्टाइल में लिखता है, कई बार फैक्चुअल स्टाइल में लिखता है। लिखने के अलग अलग स्टाइल हैं। लेकिन अभी जो हम शुरू करेंगे रीडिंग जो है वो करना, उसमें सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा मेन आइडिया। यानी कि आप सबसे पहले आप पैसेज पढ़िए और इसको पढ़कर आप ये बताइए कि इस पैसेज के द्वारा ऑथर कहना क्या चाहता था या कहना क्या चाहता है। अगर आप इसमें पहले एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर आपके लिए धीरे धीरे रीडिंग काफ़ी ईजी हो जाएगी। हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें हम तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलते हैं। यानी कि सबसे पहले रीडिंग और फिर वोकैब और देन ग्रामर। अगर क्लास में फालतू की बातें ना की जाए तो एक लिमिटेड टाइम में भी हम काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जो हम स्टार्ट करेंगे तो उन क्लासेस का भी यही स्केड्यूल रहेगा कि सबसे पहले हम कुछ रीड करें। रीडिंग में बहुत सी डिफरेंट वैरायटी की चीज़ें हम रीड करते हैं, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स, पैसेज, स्टोरीज़, अलग अलग चीज़ें, ताकि बच्चा हर चीज़ को हैंडल करना सीख जाए। इसमें भी जो वर्ड्स आते हैं उनको हम छांट लेते हैं और साथ में वोकैब के लिए मैंने आपको कुछ अभी डेमो क्लासेस में बताया ही है कि स्टोरी एक तरीका है। एक बुक बहुत अच्छी है नॉर्मन लुई, जिससे हम वर्ड अपनी वोकैब बिल्डिंग कर सकते हैं और साथ में जो रीडिंग करते हैं उसमें से भी हम वर्ड छांट लेते हैं और उसके बाद फिर ग्रामर। तो रीडिंग जब आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे मेन आइडिया पे, यानी कि ऑथर का उद्देश्य क्या है, उस पैसेज के द्वारा वो कहना क्या चाहता है।